नमस्कार, एनटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जहां पर कोरोना से जुड़ी हुई अहम जानकारी हम आपको देते हैं कि किस तरीके से आप इस महामारी से अपना बचाव कर सकते हैं, किन उपायों का आपको ध्यान रखना चाहिए। खास मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए जुड़ते हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डायरेक्टर एम्स। स्वागत है आपका इस खास शो में। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि कोरोना को लेकर स्थिति क्या है। फिलहाल देश में जो कोरोना के मामले हैं वो 64 लाख के पार हो गए हैं और 1 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। देश में पिछले 24 घंटे में 79,476 नए मामले आए हैं और देश में पिछले 24 घंटे में 1,069 लोगों की मौत हुई है और 9,44,000 से ज्यादा एक्टिव मामले कोरोना के फिलहाल हैं और 54 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। ये राहत की खबर है कि जो ठीक होने वाले हैं कोरोना से, उनका आंकड़ा भी अच्छा है। बड़ी तादाद में लोग ठीक भी हो जा रहे हैं, लेकिन जो आंकड़ा है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। 64 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं और 1 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान जो है कोरोना की वजह से गंवा चुके हैं। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो इससे ही शुरुआत करते हैं कि जो मरने वालों की संख्या है वो 1 लाख तक पहुंच गई है। एक गंभीर स्थिति अभी भी कोरोना को लेकर बनी हुई है, कैसे इससे निपटा जाए? आपकी बात सही है, स्थिति तो गंभीर है और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम लोगों की जान बचा पाएँ और केसेस भी ना बढ़ने दें। और इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो हैं उसको पूरा तरह से बढ़ा पाएँ और पूरा ये कोशिश करें कि जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं, जो हॉटस्पॉट्स हैं, वहाँ पे टेस्टिंग, ट्रीटिंग, आइसोलेशन और ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें जो हम प्रॉपर्ली करें, जिससे वहाँ पे केसेस कम हो पाएँ। अगर हम एक्चुअल नंबर्स में देखें तो पर मिलियन पॉपुलेशन में हमारी डेथ रेट अभी भी कम है दुनिया के मुकाबले, लेकिन इसको और कम करने की ज़रूरत है। एक रात की खबर डॉक्टर गुलेरिया ये भी है कि जो कोरोना से ठीक होने वाले लोग हैं उसमें हमारा परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। पूरी दुनिया में 21% जो लोग हैं कोरोना से ठीक हुए हैं वो भारत के हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? हालांकि नंबर अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, 64 लाख से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, लेकिन ठीक भी हो रहे हैं। तो इसको एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि इसका ये मतलब है कि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी कम है, रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। और अगर हम ग्लोबल रिकवरी रेट या मोर्टेलिटी की से कंपेयर करें तो हमारे आंकड़े इसमें बहुत अच्छे हैं। सिर्फ यही बात है कि हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। इसलिए एब्सोल्यूट नंबर में अगर हम देखें तो हमारे केसेस बहुत ज़्यादा हैं। रोज़ हमारे केसेस जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। और दूसरा, उसी हिसाब से अगर हमारे एब्सोल्यूट नंबर ऑफ डेथ्स देखें तो वो भी रिलेटिवली ज़्यादा लगते हैं। लेकिन अगर हम उनको पर मिलियन पॉपुलेशन से देखें या और वेस्टर्न कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे जो आंकड़े हैं वो इतने ख़राब नहीं है। और हमें ये समझना चाहिए कि हमारे यहाँ जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी नहीं है जैसे यूरोप में या यूएस में है। लेकिन उसके बावजूद भी कई कारणवश हम अपने जो मोर्टेलिटी रेट्स है उसको कम कर पाए हैं, रिकवरी रेट को बेटर कर पाए हैं और ओवरऑल उस तरह से जो स्थिति है वो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। तो इस स्थिति से फिर हमें कैसे निपटना चाहिए डॉक्टर? अभी क्या करना चाहिए हमें? क्योंकि आईसीएमआर का जो सीरो सर्वे आया दूसरा, उसमें भी ये बात आई कि हर 15 में से एक व्यक्ति जो है वो कोरोना की जद में आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या रैपिड टेस्टिंग को ज़्यादा बढ़ाना चाहिए या कंटेनमेंट जोन पर ज़्यादा ध्यान हमें देना चाहिए? क्योंकि अभी जो तमाम चीज़ें हैं वो तो खुल चुकी हैं, तो लोगों की आवाजाही भी अब ज़्यादा है। तो इसमें हमें 2-3 चीज़ें करनी है। जैसे आपने कहा कि हमें अपनी सर्वेलेंस जो है टेस्टिंग के से वो ज़्यादा करनी है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को जितना जल्दी हो पिक कर पाएँ। लेकिन उसमें जो 2 हमारे पास टेस्ट हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और RT-PCR टेस्ट, उन दोनों को साथ में कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने रैपिड टेस्ट किया और नेगेटिव आए तो आपने RT-PCR नहीं किया। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम अपने रैपिड एंटीजन टेस्ट बढ़ा रहे हैं, हमारे पास कई ऐसे पेशेंट भी आएंगे जिनको कोविड है लेकिन रैपिड एंटीजन टेस्ट उनका नेगेटिव है और उनको सिम्टम्स हैं। तो इन लोगों में कंफर्म करने के लिए कि हाँ डेफिनेटली ये कोविड नहीं है, RT-PCR टेस्ट करना ज़रूरी है। रैपिड एंटीजन टेस्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 15 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है, आप एकदम एक्शन ले सकते हो। तो मेजॉरिटी कई हद तक ये आपके हेल्प करेगा। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स होंगे जिनको बुखार है, ज़ुकाम है, नज़ला है, खांसी है, लेकिन टेस्ट नेगेटिव आ गया,
उनका बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तरह से वो करें, फैसिलिटी बनाएं कि उनका टेस्ट जो है वो रैपिड के अलावा RT-PCR भी हो। और इसमें कई सुझाव आए हैं, कई स्टेट्स हैं साउथ में, वो ऐसे करते हैं कि 2 स्वैब ले लेते हैं एक ही टाइम पे। पहला स्वैब उन्होंने रैपिड एंटीजन किया, अगर रैपिड एंटीजन पॉजिटिव आ गया तो कुछ नहीं किया, उनको आइसोलेट किया, उनको ट्रीटमेंट शुरू कर दी। अगर रैपिड एंटीजन पहले वाले स्वैब में नेगेटिव आया तो दूसरा स्वैब एकदम टेस्ट के लिए भेज दिया RT-PCR के लिए। उससे पेशेंट को भी कोई तकलीफ नहीं, उसको बार बार आने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और आपने तभी एकदम डिसाइड कर लिया कि ये अब RT-PCR करने की ज़रूरत है या नहीं। इससे आपका जो फॉल्स नेगेटिव्स हैं वो मिस नहीं होंगे और आप ज़्यादा बेहतर से केसेस को कंट्रोल कर पाएंगे। तो मतलब आपकी सलाह ये है कि अगर आप रैपिड टेस्ट कराते हैं तो अगर उसके अंदर आप पता चल जाता है आपके अंदर सिम्टम्स हैं, आप पॉजिटिव आ जाते हैं, तब तो एक अलग बात है। अगर आप नहीं पॉजिटिव आते, नेगेटिव टेस्ट आता है, उसके बावजूद अगर सिम्टम्स आपके अंदर रहते हैं या फिर एहतियातन भी आपको थोड़े वक्त में अपना जो RT-PCR टेस्ट है वो करा लेना चाहिए, साथ साथ ही करा लेना चाहिए। क्योंकि देखिए हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि हम जल्दी से जल्दी उन केसेस को पकड़ें जो पॉजिटिव हैं, जो आगे बीमारी फैला सकते हैं, उनको आइसोलेट करें जिससे चेन ऑफ ट्रांसमिशन टूट जाए, और वो भी जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आए उनको भी हम टेस्ट करके आइसोलेट करें। अगर हम ऐसे कर पाएंगे, स्पेशली जो कंटेनमेंट एरियाज हैं, हॉटस्पॉट्स में हैं, तो केसेस जो हैं उनकी संख्या कम होगी। तो हमारी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि हम पूरी तरह से ये कोशिश करें कि हम जहाँ जहाँ पे केसेस बढ़ रहे हैं वहाँ पे एग्रेसिवली टेस्टिंग करें, ट्रैकिंग करें, आइसोलेशन करें। इससे वहाँ पे केसेस कम होंगे तो बीमारी भी आगे नहीं फैलेगी और उससे हॉस्पिटल पे स्ट्रेन भी कम पड़ेगा और एडमिशन्स भी कम होगी और मोर्टेलिटी भी कम होगी। डॉक्टर गुलेरिया, लेकिन जो रैपिड टेस्ट है इसको लेकर आपने भी अभी बताया कि कुछ तरीके के डाउट रहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि वो नेगेटिव आ जाता है, फॉल्स नेगेटिव हो जाता है। अभी हमने देखा कि एक नई रैपिड किट आई है टेस्ट के लिए, जो कि ज़्यादा शायद बेहतर रिजल्ट इसको देती है रैपिड टेस्ट के। तो ये किट कैसी है और क्या इस रैपिड टेस्ट को लेकर भी थोड़ा हम काम कर सकते हैं कि इसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, या इसकी टेक्निक जो है वो अलग ही है बिल्कुल RT-PCR से, उसमें कोई आप बदलाव ज़्यादा कर नहीं सकते हैं? नहीं, रैपिड देखो हमें चाहिए क्या, हमें ऐसे चाहिए कि एक पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट हो जो 15 मिनट में बिना कोई ज़्यादा लैब के आपको एकदम वहीं पे रिजल्ट बता दे, जैसे हमारा रैपिड एंटीजन टेस्ट है। इस पे बहुत रिसर्च हो रही है। इंडिया में भी एक हमने रिसर्च करके क्रिस्पर टेक्नोलॉजी पे एक रैपिड टेस्ट की खोज की थी। यूरोप में भी है, US में भी है, और यही सब लोग चाह रहे हैं कि ऐसा एक टेस्ट हो जो हम कहें कि इसकी सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी बहुत अच्छी है, सिमिलर टू दैट ऑफ RT-PCR टेस्ट, और हमें 15 मिनट में रिजल्ट दे देगा। ऐसे कई टेस्ट अब आने लगे हैं, और अगर हम इसको फील्ड कंडीशन में ट्राई करके देख सकते हैं कि हाँ हमारे देश में अगर हमें गांव में या शहरों में या छोटे हॉस्पिटल्स में ये कामयाब होता है और इसमें रिजल्ट्स रैपिड एंटीजन टेस्ट से बेटर आते हैं, तो ये टेस्ट जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमारा जो डायग्नोस्टिक एबिलिटी है वो एकदम बढ़ जाएगी। और जैसे मैं पहले कह रहा था कि हम पेशेंट्स को इमीडिएटली, पॉजिटिव केसेस को इमीडिएटली आइसोलेट कर पाएंगे, तो ये एक बहुत बड़ा कदम होगा टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। क्योंकि समस्या ये भी है ना कि आपको जल्दी रिजल्ट चाहिए, क्योंकि एक बड़ी आबादी को हमें टेस्ट करना है, आपको जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि कहाँ तक ये जो है वायरस है, इसका संक्रमण फैला है। तो एक ये बड़ी चुनौती है डॉक्टर आप जो बता रहे हैं। और एक ICMR की तरफ से एंटीसेरा को लेकर भी बात सुनने में आई कि कुछ एंटीसेरा विकसित किया गया है, एक खास तरीके का सीरम है जो कि शायद कोरोना के इलाज में भी कारगर हो। इसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। तो जब हम सीरम को देख रहे हैं तो हम जैसे उसमें हम एंटीबॉडीज देखते हैं, तो अगर हम सीरम की बात करें तो हमारे पास एक तो होता है जो हम प्लाज्मा देखते हैं, जिसको हम कहते हैं कन्वलेसेंट प्लाज्मा, जिसमें ऑलरेडी एंटीबॉडीज बनी होती है। फिर एक हम और सीरम देखते हैं जिसको हम कहते हैं हाइपर गामा ग्लोबुलिन, जिसमें हम सीरम को लेके उसको कॉन्सेंट्रेट करके उसमें से जो एंटीबॉडीज़ हैं उसको हाई कॉन्सेंट्रेशन में बनाते हैं, जिससे वो भी किसी पेशेंट को दें तो उससे प्रोटेक्शन मिल जाती है। और तीसरा एक और जो रिसर्च हो रही है जिसको हम कहते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जो कई कंपनीज रिसर्च करके उनको बना रही हैं, जो वो सिंथेटिकली बनाती हैं थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स, चाहे वो माइस में हो चाहे ह्यूमन के जो पेशेंट रिकवर होंगे उनका ब्लड सैंपल लेके दें। कुछ स्टडीज़ ने एनिमल्स भी यूज़ किए हैं, काउस के भी सीरम को यूज़ किया है। ये जो सीरम लेते हैं इसमें ये मोनोक्लोनल एंटीज बनाते हैं, और ये जब देते हैं तो ये जो वायरस के जो उसका स्पाइक प्रोटीन है
उस पे जाके ये अटैच होके उसको आगे वायरस को सेल के अंदर घुसने नहीं देता और इससे जो वायरस है वो रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई नहीं कर पाता और उसकी फिर वो आगे बीमारी नहीं बढ़ती। तो ये प्लाज्मा थेरेपी की तरह ही कुछ इसका इस्तेमाल होगा? ये बेटर रिफाइंड फॉर्म ऑफ प्लाज्मा थेरेपी है। प्लाज्मा थेरेपी तो बड़ा क्रूड फॉर्म है जी। ये बेटर फॉर्म ऑफ प्लाज्मा थेरेपी। और अगर हम अभी देखें तो इस टाइप की जो एंटीबॉडी कॉकटेल है वो यूएस के प्रेसिडेंट को भी दी गई है। अभी जो ट्रीटमेंट उनका किया गया है रेमडेसिविर के अलावा, वो इसी टाइप का एक कॉकटेल ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है जो वायरस को आगे मल्टीप्लाई नहीं करने देगा और उससे बेटर कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन इस पे अभी भी रिसर्च हो रही है, इस पे फेज 3 ट्रायल्स चल रही हैं जी। और अभी ये रिकवरी ट्रायल का भी एक पार्ट बन गया है ये जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं। तो हम ये जो इनिशियल स्टडीज आई हैं उसमें रिजल्ट्स अच्छे हैं, लेकिन जैसे सारे ट्रायल्स में है कि आप फेज 3 ट्रायल करके इसको प्रूफ दिखाएं तभी ये आगे जाके क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज हो पाएगी। तो अभी ट्रायल की स्टेज में ही है, लेकिन जो रिजल्ट्स आए हैं वो पॉजिटिव हैं, ये एक अच्छी खबर है। डॉक्टर गुलेरिया, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, चर्चा हमारी जारी है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डॉक्टर गुलेरिया हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर गुलेरिया, आप थोड़ा वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन शायद 3 महीने में ब्रिटेन में आ जाए और हमारे देश में भी अब 3rd फेज में कई सारी वैक्सीन हैं जो अब चल रही हैं, तो जल्दी उनका भी इंतजार खत्म हो जाएगा। तो एक सवाल तो यह है कि भारत में वैक्सीन कब आएगी, और दूसरा हर्ड इम्यूनिटी को लेकर कई सारे सवाल थे। माना जा रहा था कि हर्ड इम्यूनिटी आएगी तब शायद हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो हर्ड इम्यूनिटी के लिए और ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा क्या? हाँ, अगर हम अभी सीरो सर्वे का डेटा देखें तो उसमें ये एकदम एक बात बिल्कुल सामने आई है कि अभी हमारे यहाँ जो सीरो सर्वे में डेटा है उसमें इतनी ज़्यादा लोगों में एंटीबॉडीज़ नहीं बनी है कि हम ये कह पाएँ कि हर्ड इम्यूनिटी आ पाएगी, और वो इतनी ज़्यादा जल्दी भी नहीं बन रही कि हम कहें कि जल्दी हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी। इसलिए ये मेरा मानना है कि हर्ड इम्यूनिटी आने में तो बहुत टाइम लगेगा और इसलिए बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी नहीं आएगी। वैक्सीन एक ऐसा माध्यम है जिसको अगर हम यूज़ करेंगे तो इट विल आल्सो हेल्प कि हर्ड इम्यूनिटी जल्दी आ जाए। अब आपने जैसे पूछा कि वैक्सीन कब आएगी भारत में, जो ट्रायल्स भारत में हो रही हैं, फेज 3 ट्रायल्स भी हो रही हैं, जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट कर रहा है, 2 वैक्सीन जो हैं वो भी अब आगे बढ़ रही हैं। तो लगता तो ये है कि इस साल के अंत के अर्ली नेक्स्ट ईयर तक वैक्सीन जो है वो अप्रूवल स्टेज पे पहुंच जाएंगी, कि वो अप्रूव हो जाएंगी कि ये अब यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे देश में सबसे बड़ा टास्क ये होगा कि वो वैक्सीन हम कैसे प्रायोरिटाइज करें और सब लोगों को कैसे लग पाए जिससे वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो, उतनी वायल्स हों, उतने सिरिंजेस हों, उतनी नीडल्स हों और उतने लगाने वाले लोग हों जो एकदम वैक्सीनेशन कर पाएँ। जब वैक्सीनेशन हो पाएगा तब उससे हर्ड इम्यूनिटी आएगा, जिससे हम ये कह पाएंगे कि पैंडेमिक जो है वो फिर अंत की तरफ बढ़ना शुरू करेगा। डॉक्टर गुलेरिया, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सलाह लोगों को देने के लिए जो बहुत ज़रूरी है। तो उम्मीद है कि जो वैक्सीन है वो अप्रूवल के स्टेज में शायद इस साल के आखिर तक या अगले साल की शुरुआत तक आ जाए, लेकिन सब लोगों तक पहुंचाने भी एक बड़ी चुनौती होगी जिसमें और ज़्यादा वक्त वैक्सीन में लग सकता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।